हम दोनों पति पत्नी सुबह बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजने के बाद सैर करने की नीयत से जैसे ही कोठी के बाहर निकले कि पति की निगाहें गली में खड़ी धोबी की लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की अक्सर स्त्री के लिए आसपास की कोठियों से कपड़े लेने आती थी। उसे देखकर नितिन का अंदाज बड़ा ही रोमांटिक हो गया। वे गाना तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया गाते हुए उसकी बगल से गुजरने लगे तो वह भी अपने एक खास अंदाज में मुस्कुरा दी। उन दोनों की नज़रें मिली तो धोबी की लड़की ने धीरे से कहा, नमस्ते जी। मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के सामने खड़ी उसका अभिनंदन कर रही हो। नितिन के कदम कुछ क्षणों के लिए ठहर से गए। बदले में उसने भी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, कैसी हो। वह फिर से मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक हूँ, मुझे यहाँ सब ठीक नहीं लगा। तो थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने नितिन को टोक दिया, तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो और एक हैसियतदार आदमी हो, तुम्हारा बस नमस्ते कहना ही काफ़ी था, मगर गाना गाना, हंसना और ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं, खासकर इस तरह की लड़कियों को। देखो, धोबी की लड़की है, स्त्री के लिए घर घर कपड़े मांग रही है और हाथ में 8-10 हज़ार का मोबाइल लिए है। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह धोबी की लड़की है। तुम तो बस किसी के भी पीछे पड़ जाती हो। अरे तुम्हारे जैसी किसी मेम ने पुराना सूट दे दिया होगा और फिर फैशन करना कौन सी बुरी बात है। यह मोबाइल तो अब आम हो गया है। एक दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास जब मैं अंकिता को दूध पिला रही थी तो प्रीति मेरे पास कमरे में आई। वैसे तो यह समय उसका आराम करने का होता था। उसकी सांस कुछ फूली हुई थी और उसके सिर के बाल फैले हुए थे। मैंने उसको नीचे से ऊपर तक निहारा तो लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने पूछा, प्रीति तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो, क्या बात है। मैम साहिबा, आप कोई और काम करने वाली ढूंढ लो, मैं अब आपके घर काम नहीं कर सकती। क्यों प्रीति, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक से इस तरह दोपहर में काम छोड़कर जा रही हो। तुम्हारे साथ हम सब अच्छे से बर्ताव करते हैं, तुम्हें यह किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है। अपनी इच्छा से काम करती हो, जब मन में आता है तब घर घूम आती हो, फिर आज अचानक ऐसा क्यों। प्रीति तब कुछ नहीं बोल पाई थी, बस वापस मुड़कर अपनी चुनरी के एक कोने को मुंह से दबाए भाग ली थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि अंकिता को सोता छोड़कर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी जहां नितिन सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो बोले, क्या बात है, छुट्टी वाले दिन तो आराम कर लेने दिया करो। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि प्रीति ऐसे अचानक क्यों भाग गई। सुबह के समय नितिन के फैक्ट्री जाने से पहले वहाँ आने लगी थी ताकि अंकिता को वह संभाल सके और मैं उनके लिए अच्छे से नाश्ता तैयार कर सकूं। जब कभी नितिन आयशा के सामने आ जाते तो वह हल्का सा मुस्कुराती हुई कहती, नमस्ते जी। उसका मुस्कुराने का अंदाज बड़ा ही शर्मीला था। नितिन भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देते थे। आयशा जब भी मेरे पास बैठती तो हमारे बारे में ही पूछती थी कि आंटी जी, अंकल जी बहुत स्मार्ट हैं, आपने कहाँ से ढूंढा इन्हें। जाने कब भोलेपन में ने वे सारी बातें नितिन को बता दी थी। वक्त गुजरा जा रहा था। एक दिन रविवार की शाम को मैं रसोई में खाना पका रही थी और नितिन पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में टेलीविज़न देख रहे थे। माँ जी अपने कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। अंकिता को भी आयशा के साथ पहली मंजिल पर बच्चों के कमरे में खेलने के लिए छोड़ा हुआ था। मुझे अचानक याद आया कि नितिन रात के खाने में क्या खाएगा, इसीलिए सोचा कि चलो क्यों ना काटने से पहले पूछ ही लिया जाए। पहले तो आवाज़ लगाई थी नितिन ने। टेलीविज़न की आवाज़ इतनी तेज़ कर रखी थी कि कोई फ़ायदा ना हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ चल दी थी। मैंने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो जो देखा उसे देखने के साथ तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा मेरे साथ होगा।